जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर नंबर 2 था और इस पर हम लोग चर्चा करते हुए पिछले दिनों मौर्य वंश के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उसके बारे में चर्चा किया था और आज उससे आगे चर्चा करेंगे। और आज मौर्य वंश के जितने भी शासक हैं उन सब पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो इन शासकों की लिस्ट में अगर देखें तो शासक में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और जो नए हैं वो इसे पिछले लेक्चर को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ये जो हम लोग का चल रहा है वो कौन सा वंश चल रहा है, तो मौर्य वंश। मौर्य वंश। और जो मौर्य वंश है इस मौर्य वंश को आज से हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए मौर्य वंश के जो पहले शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इन पे हम लोग बातचीत करते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो शासनकाल रहा वो कब से कब तक रहा, तो 323 बीसी से लेकर 298 बीसी, या कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा 321 बीसी से लेकर 300 बीसी तक। तो दोनों ही डेट्स को आपको ध्यान रखना है। वैसे तो डेट्स आपसे पूछे नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी आप दोनों डेट्स को ध्यान रख सकते हैं। और जो ज़्यादातर सही माना जाता है वो 323 बीसी से 298 बीसी तक माना जाता है। साथियों, मैंने आपको बताया था कि जब नंद वंश चल रहा था तो नंद वंश का जो आखिरी शासक था जिसका नाम था घनानंद, बड़ा ही क्रूर और अत्याचार शासक था, जिसकी हत्या किसने करवाई, तो कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त ने करवाई। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश का पहला शासक बना। और इसने क्या किया था, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो चाणक्य थे, चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या की, घनानंद की हत्या की। और हत्या करके जो मगध साम्राज्य है उस मगध साम्राज्य में एक नए वंश की स्थापना की जिसको मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। और ये जो मौर्य वंश है ये पहला ऐसा वंश है जिन्होंने भारतवर्ष में, लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में इन्होंने क्या किया था, अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। और ऐसा करने वाला जो पहला सम्राट था वो कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो ऐसा माना जाता है कि ये कौन से, तो नीच कुल के माने जाते हैं। नीच कुल का मतलब, जो नीच कुल है यानी शूद्र कुल के माने जाते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता भी है कि जो इनकी माता थी, इनकी माता वो क्या थी, मौर्य वंश की थी। और जो मौर्य वंश है ये उच्च घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। तो मौर्य वंश के ही नाम पर, अपनी माता के नाम पर ही इनके जो वंश हैं इनका नाम रखा गया और मौर्य वंश को आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो था इनको क्या कहा जाता है, तो याद रखें यूनानी नाम, इनका जो यूनानी नाम था वो क्या नाम था, तो इनका यूनानी नाम था सेंट्रोकोट्स। सेंट्रोकोट्स। ये यूनानी नाम ये वजूद में कैसे आया, तो देखिए आगे क्या होता है। और इनके दरबार में, इनके दरबार में 2 लेखक रहते थे, 2 लेखक। और वो जो 2 लेखक थे वो कौन कौन थे, तो एक थे जस्टिन, जस्टिन और एक थे प्लूटार्क। जस्टिन और प्लूटार्क नाम के 2 लेखक इनके दरबारी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। और जस्टिन को इनका बेटा माना गया है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो जस्टिन था, जस्टिन क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और
इन दोनों लेखकों के अनुसार जो इनके दरबार में इनकी जो सेना थी, इनकी जो कुल सेना थी कितनी थी, तो 6,50,000, 6,50,000 या कहीं कहीं 6,40,000 भी दिख जाता है। और 6,50,000 की विशाल सेना के साथ इसने क्या किया था, तो पूरे साम्राज्य को फैलाया था। और साथियों, इसने क्या किया था, इन्होंने जो गुजरात के गिरनार पर्वत पर, गुजरात में एक पर्वत, और उस पर्वत का नाम क्या था, उस पर्वत का नाम गिरनार पर्वत पर एक झील का निर्माण किया था। और उस झील का क्या नाम था, उस झील का नाम था सुदर्शन। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सुदर्शन जो झील है उसका निर्माण किसने किया था, तो उसका निर्माण किसने किया था, याद रखें, गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन इनकी 2 बार मरम्मत भी हुई थी। जो सुदर्शन झील है इनकी 2 बार मरम्मत हुई। तो एक बार जो मरम्मत की गई किसके द्वारा, तो एक बार जो मरम्मत की गई वो किसके द्वारा, तो शक वंश, जो शक वंश के राजा थे, कौन, एक बार जो इसकी मरम्मत की गई तो शक वंश के जो सबसे कठोर मतलब सबसे प्रतापी राजा थे, जिनका नाम क्या था, तो रुद्रदामन के द्वारा एक बार इनकी मरम्मत की गई। और जो दूसरी बार मरम्मत की गई, याद रखें, दूसरी बार जो मरम्मत हुई तो किसके द्वारा मरम्मत हुई, तो याद, जो गुप्त वंश के आखिरी शासक जिनका नाम था क्या, स्कंदगुप्त, इन्होंने भी क्या किया था, तो एक बार इनकी मरम्मत करवाई थी। ध्यान रखें, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन मरम्मत किसने किया था, तो एक बार शक वंश के जो राजा थे रुद्रदामन, एक बार उन्होंने किया था। और दूसरी बार जो मरम्मत करवाई थी किसने करवाई थी, तो स्कंदगुप्त, जो कि गुप्त वंश के आखिरी राजा थे। अच्छा, इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इस बात का जो प्रमाण है, इस बात का प्रमाण कहाँ से, तो याद रखें, जूनागढ़ अभिलेख से। और जूनागढ़ जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है। ध्यान रखें, संस्कृत भाषा का पहला और सबसे लंबा अभिलेख कौन है, तो जूनागढ़ अभिलेख, जहाँ पर मरम्मत की बात का पता चलता है और इनके निर्माण का भी पता चलता है। और क्या ध्यान रखना है आपको, और ध्यान रखना है कि इनकी जो सेना थी, इनकी सेना में कितने, इनकी जो आर्मी थी वो विशाल आर्मी 6,40,000 या 50,000 की आर्मी थी। और जब 305 BC में सेल्यूकस निकेटर का क्या होता है, आक्रमण होता है। तो आक्रमण होने के बाद ऐसा माना जाता है कि आक्रमण हुआ नहीं, आक्रमण करने की योजना बना रहा था, लेकिन सेना देख करके ही घबरा जाता है, कौन, सेल्यूकस निकेटर। अच्छा, ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया है क्लियर, क्या, कि जब सिकंदर वापस जा रहा था तो वापस जाते समय सारे के सारे साम्राज्य को इन्होंने, जो अपने सेनापति थे, ये सेनापति किसके थे, तो ये सेनापति थे किसके, सिकंदर के, अलेक्जेंडर के। और सिकंदर को इन्होंने अपना सारा साम्राज्य, और सिकंदर ने अपना सारा साम्राज्य सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया। और फिर वो वापस चले गए और बेबीलोन में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। जब सेल्यूकस निकेटर आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद कुछ बुक्स में मिलेगा आपको कि आक्रमण करने के बाद सेल्यूकस निकेटर हारा, युद्ध हुआ, छोटा सा युद्ध हुआ। लेकिन कुछ ज़्यादातर बुक्स में क्या मिलेगा कि सेल्यूकस निकेटर सेना को देखकर ही घबरा जाता है और फिर क्या हो जाता है, संधि हो जाता है। किनके बीच संधि,
तो संधि जो होती है, तो संधि किनके किनके बीच होती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। और इस संधि के तहत क्या कुछ होता है, तो ध्यान रखेंगे आप, जो विजित प्रदेश, जब ये सेल्यूकस निकेटर वापस अटैक करने आ रहा था तो कुछ क्षेत्र को जीता था और कुछ क्षेत्र किनके द्वारा? सिकंदर के द्वारा इनको सौंप दिया गया था। तो विजित क्षेत्र क्या क्या? एक तो काबुल, उसके बाद कंदहार, और फिर हेरात और जेड्रोसिया। ये चारों प्रदेश, काबुल, कंदहार, हेरात और जेड्रोसिया, जेड्रोसिया बलूचिस्तान को ही बोला जाता है आज का, ये चारों के चारों प्रदेश क्या किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। ऐसे ही तो नहीं सौंपा होगा, सौंपने के पीछे रीज़न था, वजह ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी बेटी, किनकी बेटी? तो निकेटर की जो बेटी थी, निकेटर की बेटी, जिनका नाम क्या था? इनकी बेटी का नाम था हेलेना। हेलेना, हेलेना से क्या किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। और जब विवाह किया तो बदले में सौंप दिया गया वो सारे के सारे क्षेत्र जो कभी इनका हुआ करता था। किनका? सिकंदर का। सिकंदर सौंप के गया था किनको? सेल्यूकस निकेटर को। और वो चारों के चारों क्षेत्र क्या? काबुल, कंदहार, हेरात और जेड्रोसिया। और साथियों, जब ये वापस जा रहा था तो इन्होंने भी अपने ससुर जी को क्या किया? कुछ गिफ्ट किया। तो 500 हाथी, 500 हाथी क्या किया? तो ये गिफ्ट के रूप में या दान के रूप में दिया अपने ससुर जी, यानी किनको? तो सेल्यूकस निकेटर को। और आगे क्या बात ध्यान में रखनी है आपको इनके बारे में? इनके बारे में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, और जितनी सारी बातें थी लगभग सारी बातें मैंने बता दी। फिर भी आपको और 2-4 बातें ध्यान रखनी है कि इनके ही शासनकाल में 298 या 300 बीसी में क्या होता है? 300 बीसी में प्रथम जैन महासंगीति होता है। प्रथम जैन महासंगीति। और इस प्रथम जैन महासंगीति में आपको मैंने बताया था, जब जैन धर्म पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 4, तो आपको बताया था मैंने कि प्रथम जैन महासंगीति में जो जैन धर्म है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। और जो दिगंबर हैं, इस दिगंबर के जो अध्यक्ष थे वो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु। और इसी भद्रबाहु के अनुयायी कौन थे? तो इसी भद्रबाहु के अनुयायी थे कौन? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और जब चंद्रगुप्त मौर्य इनके अनुयायी थे तो स्वाभाविक सी बात है, जो भद्रबाहु करेंगे गुप्त साहब मानेंगे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए? भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में जाकर क्या किए? संथारा किए। संथारा या इसको बोलते हैं संलेखना। संथारा या संलेखना किए। और संथारा या संलेखना का करने के कारण क्या हुआ? तो इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। संथारा या संलेखना मैंने आपको बताया था कि भूखे रहकर क्या करना? भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्राण त्याग देना। यानी ऐसा लगने लगना कि अब मैं ईश्वर के बहुत करीब हूँ, इसलिए मुझे भूखे रह करके उनके पास जाना है। और जब मैं जाऊँगा
तो वो मुझे चाय नाश्ते के लिए पूछेंगे। तो ऐसा करना क्या होता है, संथाराया संलेखना होता है। और फिर ऐसे में क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई। और जब ये जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, श्रवण बेलगोला, तो जाते समय चंद्रगुप्त मौर्य जाते समय क्या किया था, जाते समय सारे के सारे साम्राज्य, यानी जितने सारे साम्राज्य थे, इन्होंने अपने बेटे, जिनका नाम था, इनके बेटे का नाम था बिंदुसार, इन्होंने अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और कह दिया कि जाइए बेटे साहब, आज से मेरे साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे हवाले, यानी ये साम्राज्य अब मेरा नहीं तुम्हारा है। अब तुमको जैसे अपने साम्राज्य को चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है मत चलाओ, मुझे जाने दो, मुझे अब जाने की ज़रूरत है, बुलावा आ चुका है। और इनकी डेथ के बाद अगला जो शासक बना वो कौन बना, तो अगला शासक ही कौन है, देख लीजिए, बिंदुसार। तो दूसरे नंबर का शासक कौन है, बिंदुसार। और जो बिंदुसार है 298 BC से लेकर कब तक, तो 298 से लेकर के 273 BC तक, ध्यान रखें, सॉरी 71 BC तक, क्योंकि अगर 300 से जाएंगे तो 73, 98 से आ रहे हैं तो 71, मतलब 2 साल का डिफरेंस है कुछ कुछ बुक्स में। और जो बिंदुसार है, बिंदुसार को किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो सबसे पहले इनका नाम ध्यान रखेंगे, इनको कहा जाता है अमित्रघात। अमित्रघात, अमित्रघात का मतलब होता है और जो दुश्मन है, दुश्मनों का क्या, नाश करने वाला, यानी दुश्मनों का संहारक, दुश्मनों का नाशक। और पुराणों में जो पुराण हैं, वायु पुराण, विष्णु पुराण, कई तरह के पुराण हैं, पुराणों में इनको क्या कहा गया है, तो याद रखें, भद्रसार और बारीसार। भद्रसार और बारीसार कह के पुकारा गया है किसको, बिंदुसार को। और जो बिंदुसार है, बिंदुसार, ये बिंदुसार, और जो बिंदुसार है, बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, 16 पत्नियां थी। और जब 16 पत्नियां होंगी तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई पत्नी क्या होंगी, सबसे प्रिय होंगी। तो इनकी जो सबसे प्रिय, इन 16 में जो प्रिय पत्नी थी, तो वो थी कौन, धर्मा, या इसी का नाम सुभद्रांगी, धर्मा या सुभद्रांगी। और इसी धर्मा या सुभद्रांगी से जन्म हुआ किसका, तो अशोक का, इसी से जन्म हुआ अशोक, अशोका द ग्रेट के नाम से, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके जस्ट बाद। तो इनकी जो प्रिय पत्नी थी धर्मा या सुभद्रांगी थी, लेकिन बाकी जो पत्नियां थी, और भी तो पत्नियां थी 15, तो कुल मिलाकर 16 पत्नियां, और 16 पत्नियों से इनके कुल कितने, कुल 101 बेटे थे। और इन 101 बेटे में सबसे बड़ा बेटा कौन था, तो सुशीम था। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन था, अशोक। और फिर कौन था, तीसरे नंबर पे। तो तिस्स को छोड़कर ऐसा माना जाता है कि अशोक ने क्या किया था, सारे के सारे भाइयों की हत्या करवा दिया। किनके द्वारा, तो राधा गुप्त के द्वारा। तो राधा गुप्त कौन था, विष्णुगुप्त का ही जो चेला था, यानी शिष्य था राधा गुप्त, उनके ही द्वारा, उनकी मदद से सारे के सारे भाइयों की हत्या करवा दिया। खैर जो भी हो, आखिरकार ये भी गए, जाना एक दिन सबको है। और जो 101 बेटे थे उसमें सबसे बड़ा बेटा कौन था, तो सबसे जो बड़ा बेटा था, इनके जो बड़े बेटे थे उनका नाम था सुशीम। और दूसरे नंबर पे दूसरे बड़े बेटे का नाम क्या था, तो अशोक। जिस समय बिंदुसार राजा था तो जो सुसीम था वो तक्षशिला का राज्यपाल था।
और जो अशोक था वो उज्जैन शाखा, इसका क्या था, राज्यपाल। उज्जैन शाखा का क्या मतलब, तो मैंने आपको बताया था कि जो अवंती है वो दो हिस्से में बटा हुआ था, एक उत्तरी हिस्सा और दूसरा दक्षिणी हिस्सा। तो उत्तरी जो अवंती है उसकी राजधानी क्या थी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। तो उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी उसी का राज्यपाल कौन था, अशोक। और एक बार क्या हुआ, तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो तक्षशिला में विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले भेजा गया किनको, सुशीम को, क्योंकि गवर्नर वही था। लेकिन सुशीम ने उस विद्रोह को नियंत्रित नहीं किया, यानी नहीं किया मतलब नहीं कर पाया, इतने निपुण नहीं थे, इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे। तब उनके पिता ने क्या किया, फिर अशोक को भेजा कि जाओ और फिर क्या करो, उस विद्रोह को नियंत्रित करो। और जब वो गए, नियंत्रित किया, और नियंत्रित करने के बाद ऐसा लग गया कि मेरे मरने के बाद बिंदुसार को ऐसा लगा कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, तो मेरे मरने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि अशोक राजा का दावा पेश कर दे, तो उससे पहले मैं ही क्या कर रहा हूँ, सुशीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता हूँ, और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब बिंदुसार राजा बने तो ये किनके प्रभाव में आ गए, मखली गोशाल। और जब धार्मिक इतिहास पढ़ा रहा था 600 BC से 600 AD का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मखली गोशाल क्या थे, तो आजीवक संप्रदाय धर्म के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय धर्म, तो आजीवक का संप्रदाय धर्म क्या था, तो ये धर्म था सिर्फ भाग्य के अनुसार चलने वाला धर्म, और इसी के क्या थे, इसी के फॉलोवर कौन, तो बिंदुसार बन गए। इसका मतलब जो बिंदुसार थे वो क्या थे, तो बिंदुसार वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे, जो कि उनके पापा थे। और साथियों, आपको ध्यान रखना है कि इनकी डेथ कब हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है 271 या 273 BC में। और जब 273 में इनकी डेथ होती है तो फिर एक युद्ध शुरू होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ सक्सेसरशिप, यानी उत्तराधिकार का युद्ध। ये जो युद्ध कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये युद्ध जो हुआ किसको लेकर हुआ, उत्तराधिकारी बनने के लिए, कि कौन बनेगा राजा। जैसे हम लोग आजकल खेलते हैं ना राजा राजा, तो ये लोग उस समय खेल चुके हैं और उन्हीं की कॉपी हम लोग करते हैं, कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा करोड़पति। तो युद्ध में क्या हुआ, राधा गुप्त की मदद से तिस्स को छोड़ दिया। तिस्स को छोड़कर बचे कितने, 99, क्योंकि एक तो खुद वो थे अशोक, एक तिस्स, तो 99 और 100 और एक 101 बेटे थे। 99 भाइयों की हत्या किया, और हत्या करने के बाद फिर क्या हुआ, वो